Hello friends, this is Shivam here and I welcome you all at my YouTube channel गुप्तास क्लासेस। तो आज से हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक वीडियो लेक्चर। और ये लेक्चर रहेंगे आपके बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था ग्रुप में, लाइक करीब वो 63 पेजेस का था। और आई होप कि आप सबने वो पीडीएफ पूरा कवर कर लिया होगा, है ना। और उसी के बेसिस पे हमने ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपर्स में भी आए हुए हैं, उसमें से लिए हुए हैं जो क्वेश्चन। और ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कुछ लोगों ने हो सकता है इसकी प्रैक्टिस कर ली हो, क्योंकि मैंने दे दिए थे, है ना। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए थे, कुछ लोगों ने कर लिया होगा। बट और मैंने कहा था कि मैं ये क्वेश्चन जो भी डिस्कस करूँगा मैं यूट्यूब पे ही करूँगा, है ना। और बाकी मैंने वो पीडीएफ वगैरह आपको इसके रिगार्डिंग, बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग 63 पेजेस वाली दे दी है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा भी दी, कुछ पार्ट रह गया है तो उसको हम धीरे धीरे कर ही रहे हैं। ओके, सो जिसने भी कर ली है अच्छी बात है, नहीं की है तो भी अच्छी बात है। पर हम क्वेश्चन सारे यहीं करेंगे। ओके, एक मिनट, ग्रिड लाइन, रूल लाइन्स, हाँ, हम क्वेश्चन सारे यही करेंगे। और जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, करीब ये क्वेश्चंस रहेंगे करीब 500 प्लस एमसीक्यू रहेंगे, है ना। ये टोटली रहेंगे आपके बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम से रिलेटेड, है ना। और डेली वीडियो आएंगे तो, और हर वीडियो में हम करीब 20 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बिजनेस मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी रहा, ठीक। चलिए, हु कंसीडर्ड कोऑर्डिनेशन एज अ परमिएटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पासिंग थ्रू द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमने पढ़ा है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है जब मैंने आपको वीडियोस वगैरह सेंड की थी। और जो भी बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस थी, उसमें ये वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन के टाइम पे। कि ये बात किसने कही थी, कि कोऑर्डिनेशन एक परमिएटिंग फंक्शन है जो कि हर स्टेज से, हर फंक्शन से होके गुजरता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, लीडिंग हो या कंट्रोलिंग। किसने कही थी ये बात आप सबको पता है। ये बात कही थी आपकी जॉर्ज टेरी एंड थियो हेमन ने, ठीक है। और मैंने रेफरेंस के लिए ये भी डाल दिया है कि ये किस पेज पे है। ये है आपका, इसके लिए आपको पेज नंबर 20 पे रेफ़र करना पड़ेगा, है ना। और उसमें वहाँ पे ये डिटेल डेफिनेशन दे रखी है किसकी, जॉर्ज टेरी की और थियो हेमन की, ठीक है। ओके, आपके पास पीडीएफ है तो आपको ने उस पर पढ़ लिया होगा, नहीं है तो पेज नंबर 20 पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, चलें नेक्स्ट। विच इज़ एन इनहेरेंट in managerial job and embodied in all the functions of management। इसमें से क्या है जो इनहेरेंट है मैनेजरियल जॉब में और सारे के सारे फंक्शन में एम्बॉडेड रहता है? क्या है वो चीज़? क्या वो प्लानिंग है, या ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है? बताइए क्या है। अच्छे से हमने समझी थी ये सारे फंक्शंस, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को डाउट होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो डाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्केट फॉलेट विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल फॉर अचीविंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। मैरी पार्कर फॉलेट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है कोऑर्डिनेशन का? कौन सा नहीं है? हमने मैरी पार्कर फॉलेट के प्रिंसिपल देखे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी पढ़ाए हैं मैंने, उसमें दे रखे हैं। आई मीन उस बुक में जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करी है उसमें है, ठीक है। और मैंने रेफरेंस के लिए इसमें भी कहीं कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ पे मेरे को लगता है कि रीज़न बन सकता है, तो वहाँ पे मैंने इस पीडीएफ में भी रेफरेंस के लिए चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। तो क्या कॉन्टीन्यूटी का प्रिंसिपल था? क्या कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल, एक, हाँ, द कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल था मैरी पार्कर फॉलेट के प्रिंसिपल्स में? मेरे ख्याल से ये तो था। अर्ली बिगिनिंग भी था, सेल्फ कोऑर्डिनेशन भी था। अर्ली बिगिनिंग में क्या था? अर्ली बिगिनिंग में क्या कहता था कि कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए फ्रॉम द
फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फंक्शन ऑफ प्लानिंग। ये था ना, सेल्फ कोऑर्डिनेशन भी था, है ना, और मैनेजरियल ऑडिट भी था क्या? नहीं, तो इसमें जो नहीं था वो था मैनेजरियल ऑडिट। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? मैनेजरियल ऑडिट आपका आंसर बन जाएगा। सो डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, मैंने इसमें रेफरेंस के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन में चीज़ें डाल दी जहाँ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, फोर प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट ने कोऑर्डिनेशन के कितने प्रिंसिपल दिए? 4 दिए हैं, और चारों याद होनी चाहिए। लाइक ये संख्या तो याद होनी चाहिए, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मैरी पार्कर फोलेट ने कितने प्रिंसिपल दिए थे कोऑर्डिनेशन का। हमने करीब 11-12 प्रिंसिपल्स कवर करे हैं, है ना। तो उसमें से मैंने ये भी बताया था मैरी पार्कर फोलेट ने कौन कौन से दिए थे। देखो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सॉरी, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला जो प्रिंसिपल्स है वो दिया था मैरी पार्कर फोलेट ने। एक मिनट, नेट बंद कर दूँ, ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल दिया था अर्ली स्टार्ट का दिया था, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का दिया था, कंटिन्यूटी का दिया था। और ये आपने सबने कवर कर लिया होगा, आई मीन कवर कर चुके हैं हम ये, है ना। हमने करीब उसमें पीडीएफ में कितने बहुत सारे प्रिंसिपल्स की कवर किए थे ना कोऑर्डिनेशन के, तो उसमें ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कोऑर्डिनेशन, जो सेल्फ कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल है, वाज गिवन बाय ब्राउन। ब्राउन ने दिया सर जी, ठीक है। और एंड इट इज़ सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ फॉलेट। और ये जो प्रिंसिपल है जो सेल्फ कोऑर्डिनेशन वाला, सेल्फ कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल में क्या था कि जो आपसी डिपार्टमेंट में क्या रहेगा, आपसी डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, है ना, ताकि कोई लॉस ना हो। ओके, सो ये चीज़ें हमने कवर करी थी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में, ठीक है, पूरी। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्राउन का सेल्फ कोऑर्डिनेशन वाला वो था प्रिंसिपल, वो सेम ऐसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के लिए, इसी वजह से इसमें जो बन जाएगा वो आपका आंसर बन जाएगा डी। ओके, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो टेलीग्राम ग्रुप पे। अगला है, हु एम्फसाइज हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ डायरेक्शन। किसने कही थी? किसने ये बात कही थी कि हारमोनी जरूरी है ऑब्जेक्टिव्स के लिए? आई मीन हु एम्फसाइज हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ डायरेक्शन। किसने कही थी ये बात? क्या एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कही थी? क्या हेनरी फेयोल ने कही थी? पीटर ट्रकर ने कही थी? जॉर्ज टेरी ने कही थी? किसने कही थी? किसने बल दिया था इन सब चीज़ों पे? सो नो डाउट इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? ई, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कवर करेंगे। सो मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको हेनरी फेयोल डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, अरे इसमें यहाँ पे गलत टाइप हो गया। यहाँ पे आपको हेनरी फेयोल का नहीं, इसमें आपको किसका देखना है? एफ.डब्ल्यू. टेलर वाला जो है पॉइंट है ना नोट्स में, उसको देखना है आपको, है ना, कोऑर्डिनेशन में। ओके, यहाँ पे गलत छप गया, हेनरी फेयोल नहीं होगा इसमें, जो होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ए मैनेजर है टू एग्जिबिट द स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिपेंडिंग ऑन द। एक मैनेजर है जो अपना स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जो भी लीडरशिप वो करता है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लीडरशिप दिखाता है, वो किसके अकॉर्डिंग उसकी लीडरशिप का स्टाइल रहता है? हमने स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी पढ़े थे, है ना। तो किसके अकॉर्डिंग रहता है? क्या वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रहता है? क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग रहता है? क्या वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहता है, या फिर पीरियड के अकॉर्डिंग? तो हम सबको पता है कि जो एक मैनेजर का स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग रहता है? किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, सो इसका आंसर जो बन जाएगा आपका सी बन जाएगा। ओके, अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये बात तो सही है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ये बात भी सही है। एज मैनेजमेंट इज अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह लागू होता है, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यस इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी है। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, नो दिस वन इज wrong, and management is not a rigid process, it is a flexible process. So
हेयर वी कैन से मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा डी, इसका क्या हो जाएगा, आई मीन ये पॉइंट सही हो जाएगा, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा, पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर, इनमें से मैनेजर का कौन सा फंक्शन नहीं है? क्या डिज़ाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, प्लानिंग? भाई हमने सब ये तो हर एक किसी को पता हो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। प्लानिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी होता है, सिर्फ एक डिज़ाइनिंग ही ऐसा फंक्शन है जो आपका मैनेजर का फंक्शन नहीं है, मैनेजर के फंक्शंस में नहीं आता। सो इधर क्या आंसर बन जाएगा आपका? ए आपका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट corroborate द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस? इसमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है ना, आई मीन जो मैनेजमेंट एज अ साइंस का जो कंसेप्ट है उसके साथ वो फिक्स नहीं हो पाता है? इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फिक्स नहीं हो पाता है ना, आई मीन जो मैनेजमेंट एज ए साइंस के साथ लागू नहीं हो पाता है? तो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज ए साइंस में, हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ अ कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हमने एग्जांपल भी देखा था, है ना, यूनिटी ऑफ कमांड का हमने एग्जांपल देखा था कॉज एंड इफेक्ट में। ठीक है, दूसरा है आपका टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, है ना, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी भी पढ़ा था हमने जब साइंस के साथ कंपैरिजन किया था मैनेजमेंट का, तो हमने टेस्ट ऑफ वैलिडिटी भी देखा था। पर्सनल स्किल देखा था, नहीं देखा था? याद करिए, पर्सनल स्किल हमने नहीं देखा था। पर्सनल स्किल इज नॉट एसोसिएटेड विद साइंस, इट इज एसोसिएटेड विद आर्ट। हमने कही थी ना, साइंस इज एसोसिएटेड विद सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वाइल आर्ट इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो यहाँ पे आर्ट में आ जाएगा जी, साइंस का पार्ट नहीं है। और हमने एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन तो हमने देखा ही था साइंस में, तो इसमें जो आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका सी। समझ में आ रहा होगा जिसने अभी पीडीएफ पढ़ा है और चीज़ें की हैं। हो सकता है बहुतों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हूँ, जस्ट बिकॉज उन्होंने जब मैंने उनको टास्क दिया था तो वो टास्क उन्होंने अच्छे से फुलफिल नहीं किया हुआ, तो नहीं आ रहा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन और ऑब्जेक्टिव्स किस में कवर होते हैं बताइए? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव है? सॉरी कट गया। क्या ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, क्या प्लानिंग का है, क्या स्टाफिंग का है, या कोऑर्डिनेशन का है? तो हमने प्लानिंग बहुत अच्छे से समझा था और हमने उसमें देखा था कि ये सब किसके पार्ट है, ये प्लानिंग के पार्ट है। ठीक है, क्या क्या मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, पॉलिसी, प्रोग्राम, ये सब कैसे ये किसके पार्ट है? ये आपके प्लानिंग के पार्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर जो बन जाएगा वो आपका बी बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ओके, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डस। मैनेजर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, यहाँ पे आपको मैनेजर की स्पेलिंग काट के क्या लिखनी पड़ेगी, MENAGER। मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डस। ठीक है, किसने कहा था ये बात? मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर करता है। किसने कही थी ये बात बताइए? कुछ याद आ रहा है? जो हमने करी थी डेफिनेशन, तो ये कही थी आपकी बात, ना तो ये पीटर ट्रकर ने कही थी, ना जॉर्ज टेरी ने कही थी, ना हेनरी फ्यूल ने कही थी। ये बात कही थी आपकी लुइस एलन ने। और ये पहला क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत से एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पुट किया है। ठीक है, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ये किसने कही थी ये वाली बात? और मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था, वो सारी डेफिनेशन जिसमें कवर थी, उसके नीचे उसकी ट्रिक भी लिखी थी याद करने की, वो आपने कवर कर लिए होंगे। उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है एक आध डेफिनेशन मिसिंग हो, बट मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन आर कवर्ड इन दैट पीडीएफ ऑल्सो, सो यू कैन ऑल्सो रेफर दैट पीडीएफ ऑल्सो। ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप किसने कही थी भाई? आपको पता होगा अगर आपने पीडीएफ करी है वो वाली, या फिर जो वीडियो जो मैंने लास्ट में ये सब मैनेजमेंट का पार्ट कराया है, अगर आपने कराया तो आपको ये वाला पता होगा। है किसने कही थी ये बात? हैरोल्ड कूंज ने कही थी? नहीं कही थी।
लुइस एलन ने कही थी? नहीं कही थी। टेरी ने कही थी? नहीं कही थी। ये किसने कही थी? ये कही थी डोनाल्ड जे क्लग ने। डोनाल्ड जे क्लग ने क्या कही थी कि आर्ट भी है, साइंस भी है, डिसीजन मेकिंग की और लीडरशिप की। और जो हमने जो डेफिनेशन याद करी थी, एक ट्रिक से याद की थी, डोनाल्ड ट्रंप वाली ट्रिक से। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? लीडर है ना। और लीडर क्या करेगा? लीडर होगा तो डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है, ओके, है ना। और बहुत सारे आर्ट्स वगैरह में वो कल्चरल चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, तो हमने उधर से आर्ट को कवर किया था, ये आपको याद आ रहा होगा। तो ये डोनाल्ड क्लग, जे क्लग, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं। एजेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर्स आर द एजेंट्स इन एजेंसी थ्योरी, एज वी ऑल नो दैट, ठीक है। पर्टिकुलरली दोज ऑफ लार्ज पब्लिकली ओन्ड फर्म्स मे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दोज ऑफ द। अब एजेंसी थ्योरी क्या कहती थी? एजेंसी थ्योरी ये कहती थी, लाइक हमने दो थ्योरी पढ़ी थी, स्टीवर्ट थ्योरी पढ़ी थी। स्टीवर्ट थ्योरी में क्या था? सबका साथ सबका विकास था, ठीक है, कि सब जने मिलजुल के रहेंगे, मैनेजर्स ओनर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रखेंगे, मैनेजर एम्प्लॉय के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। तो हमने स्टीवर्ट थ्योरी में देखा था ना, सबका साथ सबका विकास। बट हमने एजेंसी थ्योरी में क्या देखा था? ऑन द अदर हैंड, एजेंसी थ्योरी में ये देखा था कि भाई जो ओनर्स होंगे उनका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ, उनका मोटिव रहेगा, है ना। और जो एजेंट है, उनके मैनेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उस मोटिव को पूरा तो करेंगे, बट कहीं ना कहीं अपने हित के बारे में भी पहले सोचेंगे, पहले अपने हित के बारे में सोचते हुए उन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। तो ये हम दोनों चीज़ें, हमने दोनों थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करी थी। तो इसमें ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एजेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर, एजेंसी थ्योरी सजेस्ट करती है जो मैनेजर, मतलब जो कि एजेंट है ना, जो कि किसी लार्ज पब्लिकली ओन फर्म के हैं, मे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग होते हैं। किससे होते हैं? जो हमने कही थी, इसमें सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, सब अपने अपने हित के बारे में सोचेंगे। तो हमको पता है एजेंट हैं, और वो कहीं ना कहीं किसके खिलाफ रहते थे यहाँ पे? क्या वो वर्कर के खिलाफ रहते थे? नहीं। क्या वो सबॉर्डिनेट के खिलाफ रहते थे? नहीं। एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं होते थे, वो ओनर्स के खिलाफ रहते थे। अब ओनर्स तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स ही हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? सी। ये अच्छे से हमने थ्योरी कवर करी है, ठीक है। द व्यू दैट सीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ कवर कर दी, तो मैं समझा रहा था एजेंसी थ्योरी, उसमें मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, तो मेरे को नहीं लगता अब किसी को यहाँ पे दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव किसका है? ये आपका, क्या वो शेयर होल्डर थ्योरी का है? नहीं। क्या वो एजेंसी थ्योरी का है, स्टेक होल्डर थ्योरी का है, या स्टीवर्डशिप थ्योरी का है? तो इसमें जो आंसर है वो एजेंसी थ्योरी का है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो पार्ट था, स्टीवर्डशिप थ्योरी का भी पार्ट था, बट वहाँ पे और भी चीज़ों को कवर कर रहे थे हम, ठीक है ना। वहाँ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था, एंड हम क्या करेंगे? हम एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचेंगे। दैट पॉइंट ऑल्सो कवर इन स्टीवर्डशिप थ्योरी। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव किसका है, मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो बनेगा आपका एजेंसी थ्योरी का, ओके। अगला चलें, अगला देखते हैं। 14 वाला एक एग्जाम्पल है, और मेरे को लगता है चीज़ आपको खुद से करना चाहिए, है ना, सोच समझ के, है ना। मैंने एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी दोनों समझा दे रखी हैं, पर यहाँ पे तो एजेंसी थ्योरी के बेस पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से बेस्ट एग्जांपल कौन सा बन जाएगा एजेंसी थ्योरी का। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा, ओके। चलें, अगला देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट एफर्ट टू रिड्यूस द एजेंसी प्रॉब्लम? इसमें से सबसे बढ़िया एफर्ट कौन सा है एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करना? हमने एजेंसी प्रॉब्लम पढ़ी थी, जब हमने एजेंसी थ्योरी पढ़ी थी तो एजेंसी प्रॉब्लम भी पढ़ी थी। दो टाइप की एजेंसी प्रॉब्लम थी, टाइप 1 टाइप 2, ओके। तो उसको दिमाग में रखना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बेस्ट एफर्ट कौन सा है जिससे एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके? चलिए, पेइंग सीनियर मैनेजर को हमने क्या दे दिया? कैश बोनस दे दिया हर साल, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। मतलब जितने नंबर ऑफ पीपल
जितने नंबर ऑफ मैनेजर थे उनको हमने क्या बांट दिया, कैश बोनस बांट दिया। क्या जी बेस्ट एफर्ट लगता है एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का। दूसरा, गिविंग सीनियर मैनेजर बोनस इज कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी शेयर वेन एवर द कंपनी इम्प्रूव इट्स प्रोडक्शन एफिशिएंसी। वो क्या करें, हम क्या करेंगे, कंपनी के जो सीनियर मैनेजर है उनको बोनस देंगे। बोनस इधर किससे रिलेटेड, यहाँ पे बोनस जो रिलेट कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पे कि कंपनी क्या करेगी, बोनस शेयर बांटेगी किसको, मैनेजर्स को। ठीक है, जैसे ही उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ओके। सो अगर बोनस शेयर बांटती है तो लॉन्ग रन तक, मतलब जब तक कंपनी रहेगी और उनके पास शेयर्स रहेंगे, तो जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना ही इनकी जो इन्वेस्टमेंट है लाइक बोनस के रिगार्डिंग वो भी ग्रो करेगी। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज द सैलरी ऑफ द कंपनी प्रेसिडेंट एवरी टाइम द कंपनी ओपन्स अ न्यू स्टोर। जब भी कोई न्यू स्टोर खोलेगी कंपनी तो कंपनी का जो प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी बढ़ाती जाएगी। भाई प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, और वी आर रेफरिंग हेयर फॉर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आपका क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट में आ जाएंगे आपके सीनियर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, है ना, आई मीन आ जाएंगे। बट प्रेसिडेंट आई मीन टॉप लेवल की बात चल रही है, तो उसकी सैलरी बढ़ा दो नहीं बढ़ा दो, चलो ठीक है, ओके, इस पॉइंट को हम कंसीडर करें भी लें तो भी, बट कंसीडर करने जैसा है नहीं, इसमें तो बेस्ट एफर्ट पूछ रहा है वो। प्रोवाइडिंग कंपनी कार्स टू ऑल मैनेजर एम्प्लॉयड बाय द फर्म फॉर मोर देन 1 ईयर। वो हम सबको क्या कहेंगे, कंपनी की कार देंगे, ठीक है, सारे मैनेजर को जितने भी एम्प्लॉयड है फर्म 1 साल से ज़्यादा के लिए, लाइक तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम कंपनी की कार से उनको क्या देंगे, कार का यूज़ कराएंगे, लाइक कि वो एवरी मैनेजर कैन यूज़ कंपनी कार फॉर देयर पर्सनल एज वेल एज ऑफिस यूज़। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दी हैं। अब इसमें सबसे बेस्ट जो लग रहा है वो मेरे को लग रहा है, वो लग रहा है बी वाला लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि इफ़ दीज मैनेजर गेट बोनस शेयर, तो उन बोनस शेयर मिल जाते हैं इनको, तो कहीं ना कहीं इनका जो एक तरीके से जो शेयर बन जाएगा कंपनी की वेल्थ में, इनका खुद का शेयर बन जाएगा, है ना, और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, है ना। बाकी चीज़ों में जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं वो नहीं दिख रही हैं, लॉन्गिविटी नहीं दिख रही है, बट बी वाले ऑप्शन में बोनस शेयर एज अ शेयर बन गया ना कंपनी की वेल्थ में, है ना, वो कहीं ना कहीं ओनर की तरह ओनर बन जाएंगे, तो दैट इज़ गुड, आई मीन दैट इज़ द बेस्ट एफर्ट टू रिड्यूस द एजेंसी प्रॉब्लम। ओके, अब जो एजेंसी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगी, जब वो खुद ही ओनर बन जाएंगे तो वो खुद ही और अच्छा करेंगे कंपनी के हित में, है ना, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ और ज़्यादा देंगे, ध्यान देंगे, जस्ट बिकॉज कि वो मैनेजर जो जिनको जो शेयर्स अलॉट हुए दैट ऑल्सो आर नाउ द पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो आर नाउ द पार्ट ऑफ ओनर्स ऑल्सो, आई मीन टू से दे आर ऑल्सो द ओनर्स नाउ। ओके, अगला देखते हैं एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी हमने पढ़ी थी, एजेंसी थ्योरी में हमने बहुत सारे पेपर्स पढ़े थे, लाइक कि पेपर्स के बेसिस पे एजेंसी थ्योरी को डेवलप किया गया था। तो वहाँ पे हमने एल्चियन और डैमसेट्स का नाम सुना था, जेनसेन एंड मैकलिंग का सुना था, जेनसेन फार्मा का सुना था, तो ये सब नाम इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी इसमें होगा कि एक ही नाम दे देंगे, इसका दे देंगे, लाइक इसका इसका या इसका, बाकी ऑप्शन चेंज कर देंगे, तो उन केस में ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पर इन सब का नाम एसोसिएट करता है आपका एजेंसी थ्योरी के साथ। ओके, नेक्स्ट, हु सेड दैट लीडर स्टीवर्डशिप चॉइस कैन मोटिवेट एंड फैसिलिटेट रेसिप्रोकल स्टीवर्डशिप बिहेवियर फ्रॉम द एम्प्लॉय। ये बात किसने कही थी, हमने ये बात देखी थी जब स्टीवर्डशिप थ्योरी पढ़ी थी, तो ये बात देखी थी, बताइए, सोचिए किसने कही थी, क्या ये बात एल्चियन एंड डैमसेट्स ने कही थी, डेविस एंड स्क्वेयरमैन एंड डोनाल्डसन ने कही थी, जेनसन एंड मैकलिंग ने कही थी। ये तो मोस्टली एजेंसी थ्योरी से बिलोंग करते थे, नीचे के तीनों ऑप्शन। बस पियर्स एंड मार्लर ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था जब हमने स्टीवर्डशिप थ्योरी पढ़ी थी, तो इसका आंसर जो है वो यही है, ए पियर्सन एंड मार्लर। ओके, अकॉर्डिंग टू डेविस, स्क्वेयरमैन and Donaldson, the manager being a steward of the company
ये तो तीनों किससे बिलोंग करते थे? स्टीवर्डशिप थ्योरी से। ओके है ना? हाँ ओके सॉरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी से बिलोंग करते थे। तो क्या कह रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्या है? द मैनेजर बीइंग अ स्टीवर्ड ऑफ द कंपनी, मैनेजर क्या है? स्टीवर्ड है कंपनी का। एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टीवर्ड मतलब एजेंट। द कंपनी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज थ्रू फर्म परफॉर्मेंस। ठीक, जो एजेंट है या स्टीवर्ड है कंपनी का, वो क्या करेगा? किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा और मैक्सिमाइज करेगा? ये हमने पढ़ा है डेफिनेटली, ये तो हमने पढ़ा था। आई एम श्योर कि ये चीज़ तो हमने कवर करी है। इसका मैं नहीं कह सकता कवर किया है नहीं कवर किया है, बट जहाँ तक के कवर किया ही होगा। डेट्स वाई द क्वेश्चन आ रही है, और हो सकता है कि कहीं और जगह से मैंने क्वेश्चन उठाया हो, तो बट ये वाला पॉइंट हमने कवर किया है। तो डेविड स्क्वायरमैन और डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते थे? स्टीवर्ड जो है कंपनी का, वो किसको प्रोटेक्ट करेगा और मैक्सिमाइज करेगा? वो करेगा आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। ये बात हमने पढ़ी थी, सबका साथ सबके विकास में हमने पढ़ी थी। शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, जब द फॉलोइंग रिगार्डिंग रेसिडुअल लॉस इज करेक्ट। रेसिडुअल लॉस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने जब कॉस्ट की बात करी थी, एजेंसी कॉस्ट की बात करी थी, तो हमने रेसिडुअल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। तो इसमें तो कौन सा पॉइंट रेसिडुअल कॉस्ट को सही साबित करता है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही होंगी ये चीज़ें, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। एजेंसी थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिंसिपल वगैरह देखने चाहिए। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर ग्रुप में से ज्वाइन होकर आप PDF ले सकते हो। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं उसमें देने करने की कोई नीड नहीं। ओके, बॉन्डिंग कॉस्ट डू नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन रेसिडुअल लॉस। हमने जब एजेंसी कॉस्ट, वो जो कॉस्ट पड़ी थी, तो हमने पढ़ा था, हमने उसमें 3 तरीके की कॉस्ट देखी थी। एक बॉन्डिंग कॉस्ट थी, एक सर्वेलेंस कॉस्ट थी, और तीसरी थी आपकी कौन सी? तीसरी कौन सी थी? रेसिडुअल लॉस था। तो बॉन्डिंग कॉस्ट डू नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन रेसिडुअल लॉस। बॉन्डिंग कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेसिडुअल लॉस पे। क्या बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। बॉन्डिंग कॉस्ट का फर्क पड़ता है। दूसरा, रेसिडुअल लॉस इज इनकर्ड बाय द एजेंट बिकॉज एन एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट। क्या रेसिडुअल लॉस इसीलिए करा जाता है, इनकर्ड किया जाता है एजेंट के द्वारा, बिकॉज एन एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट। क्या एजेंट के द्वारा रेसिडुअल लॉस को इनकर्ड किया जाता है? बताइए। नहीं, तो ये नहीं किया जाता, तो ये पॉइंट भी आपका गलत है। तीसरा, ए रिडक्शन इन रेसिडुअल लॉस इज लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मॉनिटरिंग कॉस्ट। अगर रेसिडुअल कॉस्ट में कोई रिडक्शन चाहिए तो वो कैसे होगा? अगर हम मॉनिटरिंग कॉस्ट पे इंक्रीज करते हैं, अगर मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी तो रेसिडुअल लॉस है वो बच जाएगा। रेसिडुअल लॉस क्या था याद आ जाना चाहिए, है ना? एजेंसी कॉस्ट याद आ जानी चाहिए। तो ये पॉइंट मेरे को कुछ हद तक सही लग रहा है। चलो एक बार 4th पॉइंट और देखते हैं। अंडर एजेंसी थ्योरी रेसिडुअल लॉस कैन बी रिड्यूस टू जीरो बाय गुड परफॉर्मेंस। रेसिडुअल लॉस को जीरो नहीं किया जा सकता। कितनी भी अच्छी गवर्नेंस कर लो, कितनी भी अच्छी आप मॉनिटरिंग कर लो, कंट्रोल कर लो, कुछ भी लगा लो, कोई सा भी सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दो, बट रेसिडुअल लॉस कैन नेवर बी जीरो। जीरो नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो इसका जो सबसे सही आंसर जो बन जाए वो है सी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाए बस। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एजेंसी थ्योरी इज करेक्ट। एजेंसी थ्योरी के रिगार्डिंग कौन सी बात करेक्ट है? ठीक है, एजेंसी थ्योरी अप्लाइज टू लार्ज एंटिटीज। हमने जो पढ़ी थी बात, क्या सिर्फ लार्ज एंटिटीज पे ही अप्लाई होती है एजेंसी थ्योरी? एजेंट आर द एज्यूम टू बी इन द पोजिशन ऑफ पावर। एजेंट को ऐसा माना जाता है कि उनके पास क्या है? उनके पास एक पावरफुल पोजीशन है, जो हमने कवर किया था लाइक एजेंसी थ्योरी में। स्टीवर्डशिप थ्योरी तो क्या कहती थी? सबका साथ सबका विकास। पर एजेंसी थ्योरी क्या करती थी? ये अपने आप में क्या थी? लाइक अपने बारे में सोचती थी, कुछ ना कुछ सब अपनी अपॉर्चुनिस्टिक टाइप की थ्योरी थी बड़ी, है ना? एजेंट्स अपने बारे में सोच रहे हैं, ओनर्स अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, एजेंट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल।
भाई बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल तो नहीं सोच सकते एजेंट, जस्ट बिकॉज प्रिंसिपल के साथ इनका बन ही नहीं रहा है। ये अपने बारे में सोच सकती हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है एजेंट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देम सेल्फ, तो अगर ये लिखा होता तो दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, वो करेक्ट हो जाता कि भाई एजेंट सिर्फ अपने बारे में ही सबसे बेस्ट सोचेंगे। अगला एजेंसी थोड़ी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट्स एंड डायरेक्टर, एजेंट और डायरेक्टर के बीच में थोड़ी ना डिफाइन करती है। एजेंट और सुपीरियर लिख देता, या फिर यहाँ पे एजेंट्स एंड ओनर्स लिख सकते थे। तो डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी एजेंट की तरह ही है, डायरेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजेंट। तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया साफ साफ, ये वाला भी गलत हो गया। लार्ज एंटिटीज पे अप्लाई नहीं होती, सिर्फ सभी पे होती है, तो ये भी हो गया गलत। ओके, सो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बी। तो आपने ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये जो वीडियो रहेगा वो रहेगा करीब इस तरीके के, हम जो बनाएंगे करीब 20 से 25 वीडियो रहेंगे, जिसमें हम टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, और हर एक वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज़ को लेकर चलेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये पास पेपर्स में भी आ चुके हैं बहुत सारे, और अभी तो स्टार्टिंग की है, तो हो सकता है कुछ एक आध आगे हो नहीं आया हो, डाला हो नहीं डाला हो, पर एक आध क्वेश्चन आज कवर कर दिया था। और जिस वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आपको ने पीडीएफ नहीं ली है तो 63 पन्ने वाली एक पीडीएफ है, उसको पढ़ लीजिए, है ना। उसमें मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में बहुत सारी चीज़ें मोस्टली कवर कर दी हैं। कुछ अपडेशन वगैरह होंगे तो टाइम टू टाइम उसमें चेंज कर दिया जाएगा। और बाकी एनसीईआरटी का मैंने कही थी, एनसीईआरटी के लिए मैं अलग से जो भी होगा उसका निचोड़ निकाल के आपको करा दूंगा। सो फॉर टुडे दैट विल बी ओके। सो गुड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।